प्रीवियस वीडियो में हम लोग 58 क्वेश्चन कर चुके थे, है ना। आज हम लोग 59 मतलब क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी वाज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय, है ना, कि मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता को किसने कंसेप्चुअलाइज किया था। तो ये हमारा किसका होगा, मार्शल का। ठीक है, कंसेप्चुअलाइज कहने का मतलब हो गया कि इसके पहले भी हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का या डिमिनिशिंग यूटिलिटी का, कि एक एडिशनल यूटिलिटी हम कंज्यूम करने से हमारा मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगता है। तो इसको सबसे पहला कौन रिकॉग्नाइज किया था, गॉसेन, है ना, जिसमें से हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग को गॉसेन का फर्स्ट लॉ कहते हैं और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग गॉसेन का सेकेंड लॉ कहते हैं। ठीक है, इसमें केन्स का तो अलग है इफेक्टिव डिमांड यहाँ पर, और जे.आर. हिक्स का इंडिफरेंस कवर अप्रोच, है ना, जिसमें ये दोनों का नाम आता है, किसका किसका, हिक्स और एलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इकोनॉमिक्स हु पॉपुलराइज द इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व को पॉपुलराइज कौन किया था, जे.आर. हिक्स, जबकि प्रोपोन कौन किया था, दिया कौन था, एजवर्थ, है ना। इंडिफरेंस कर्व इन्वाइट कौन किया था, एजवर्थ किया था। तो यहाँ पर साइमन कुजनेट्स का जो था वो क्या था, इन्वाइटेड यूसेफ, है ना। इनका जो भी केस आता है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट आता है कुजनेट्स का, वो क्या आता है, इन्वर्टेड यूसेफ। तो इन्वर्टेड यूसेफ में इनका इनकम इनइक्वलिटी को भी दर्शाता है, इनकम इनइक्वलिटी, जैसे कि इधर जीडीपी जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इनकम इनइक्वलिटी जो होता है, इक्वलिटी वो बढ़ता है ना, फिर और बढ़ता है तो इनकम या फिर जीडीपी बढ़ता है या नेशनल इनकम सीधा सीधे बोले तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये हमारा क्या है, उल्टा यू ऐसे लिखते थे, उल्टा यू इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। दूसरा, ये जो इनकम इनइक्वलिटी को बताता है कुछ किसका, कुजनेट्स कर्व इन्वर्टेड यू शेप, और दूसरा इन्वायरमेंट में हमारा शो करता है इन्वर्टेड यू शेप, कि जैसे जैसे जीडीपी या फिर हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वो शुरू बढ़ता है, उसके बाद कम होता है। पर्यावरण क्षति की जब शुरुआत होता है तो ये बढ़ता है, फिर मैक्सिमम होता है, और नेशनल इनकम बढ़ता है तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब इन्वायरमेंटल पे हम लोग ज़्यादा काम करने लगते हैं, उस पर रिसर्च करना शुरू करते हैं। तो इनका कोर कॉन्सेप्ट है, कुजनेट्स का कोर कॉन्सेप्ट है ना, कि इन्वर्टेड यू शेप। तो ये इनकम इनइक्वलिटी को मापने के लिए भी यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप का यूज करते हैं, और इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को मेजर करने के लिए भी करते हैं। वहीं पॉल सैमुल्सन का जो है थ्योरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है, और हिक्स का तो इंडिफरेंस कर्व है, और पीसीवीजी का क्या है, किंग डिमांड, है ना। इनका जो पॉपुलर कॉन्सेप्ट था वो क्या था, किंग डिमांड, जो मॉडर्न ओलिगोपोली में इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय। रिवील प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो किसने दिया था, तो ये पॉल सैमुल्सन ने दिया था। ठीक है, उसके बाद है कि कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी इज रिक्वायर्ड, है ना। जो गणनावाचक उपयोगिता जो है वो, उसके लिए क्या जरूरी होता है, यूटिलिटी थ्योरी को, है ना। और ऑर्डिनल के लिए हमको क्या चाहिए, ऑर्डिनल के लिए इंडिफरेंस कर्व, है ना। और रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डिनरी के लिए होता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डिनरी। ठीक है, और जबकि इंडिफरेंस कर्व हमारा क्या होता है, वीक ऑर्डिनरी। तो कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी के लिए हमको क्या चीज की जरूरत पड़ता है, यूटिलिटी थ्योरी का, है ना, गणनावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलिटी थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर। ठीक है, कि यूटिलिटी थ्योरी जो है वो किसका रीजन को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहता है या नहीं कर पाता है, तो वो है क्या, गिफेन गुड्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
गिवन गुड्स के केस में क्या होता है कि यहाँ पर डिमांड लॉ लागू नहीं होता है, मतलब कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, और इसका जस्ट उल्टा होगा कि प्राइस घटेगा तो डिमांड भी घटेगा। तो जबकि ऐसा केस हमारा डिमांड लॉ में नहीं होता है। तो ये यूटिलिटी थ्योरी में हम लोग क्या देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर उसको प्राइस देते हैं, तो ये क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना, MUX। लेकिन गिवन गुड्स का क्या होता है, बैकवर्ड बाइंडिंग होता है, PCC वर्क। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स जो है वो हमारा इनकम इफेक्ट से रिलेटेड है, तो इसमें नहीं होगा। और प्रीशियस प्रोडक्ट जो होता है वो स्टेटस लग्जरियस गुड्स के केस में आता है, जो इनकम के साथ कनेक्ट करता है। नॉर्मल गुड्स जो होता है जहां पर डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस होता है और इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसका ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी इज रिक्वायर्ड, मतलब कि जो क्रमवाचक, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रमवाचक उपयोगिता को मापने के लिए क्या चीज की जरूरत होता है, इंडिफरेंस कर्व का, है ना। और रिवील प्रेफरेंस जो होता है वो किसके लिए मापा जाता है, स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस के लिए। और यूटिलिटी तो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं ना। नेक्स्ट जो है कि डिमांड कर्व वाज ड्रॉन विथ एम्पिरिकल एविडेंस, मतलब कि प्रैक्टिकल में हम किसके थ्रू हम डिमांड कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, मांग वक्र को। ठीक है, जिसको हम लोग कंज्यूमर से सर्वे करके उसको हम ड्रॉ किया जा सकता है। एम्पिरिकल कहने का मतलब जिसको प्रैक्टिकल में डेटा द्वारा प्रूव किया जा सकता है। तो देखिए, यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग प्रैक्टिकल में इसको नहीं देख सकते हैं या फिर इसको ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। लेकिन रिवील प्रेफरेंस थ्योरी जो है ये एम्पिरिकल थ्योरी है ना। ये बेसिकली किस पर आधारित है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डिनरी पे, कि अगर कोई ए और बी सी तीन तरह का गुड्स है, तो अगर एक बार वो ए को सेलेक्ट कर लिया और दोनों को रिजेक्ट कर दिया तो वो हमेशा रिजेक्ट करेगा, है ना, वो ए को ही प्रीफर करेगा, ना कि बी और सी को करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वैल्यू एंड कैपिटल वाज रिटेन बाय, ठीक है, वैल्यू एंड कैपिटल कौन लिखा है, J.R. हिक्स। नेक्स्ट जो है द टर्म रिवील प्रेफरेंस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस इन द बुक, है ना। तो रिवील प्रेफरेंस थ्योरी किस बुक में लिखा गया था, तो सबसे पहले रिवील प्रेफरेंस थ्योरी दिया कौन था, सैमुअल्सन। और सैमुअल्सन का बुक कौन सा है, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। तो इसी में ये रिवील प्रेफरेंस थ्योरी को फर्स्ट टाइम मेंशन किए थे, है ना। जबकि दास कैपिटल आपको कार्ल मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स। और एफ्लुएंट सोसाइटी किसका है, जेके गुलब्रेथ का, जेके गलब्रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमल, कि इफ A इज ग्रेटर देन B देन B इज नेवर ग्रेटर देन A, दिस एजम्पशन इज ए कॉल्ड, है ना, कि अगर A B से बड़ा है तो B A से कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो ये कौन सा एजम्पशन को प्रूव करता है, कंसिस्टेंसी का, है ना। मतलब कि ये किसी को बेस्ट प्रूव करने के लिए सर्कुलर टेस्ट की जरूरत नहीं होता है, वो डायरेक्ट बोल देता है कि अगर ये जो अगर B से बड़ा है तो B कभी भी A से बड़ा नहीं होगा, चाहे जो भी कंडीशन आप अप्लाई कर लो। जबकि ट्रांजिटिविटी जो होता है ये हमारा सर्कुलर टेस्ट को फॉलो करता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि A इज ग्रेटर देन B और B इज ग्रेटर देन C, तब हम इसको कह सकते हैं कि A जो है वो C से बड़ा है। तो ये किसका है, ट्रांजिटिविटी का है ना। और कार्डिनल को तो हम यूटिलिटी को मनी के रूप में मापते हैं, और इसको हम लोग यूटिलिटी को ऑर्डर करते हैं, मतलब रैंक करते हैं, 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y इज द स्लोप ऑफ। तो MRS जो स्लोप है ना, MRS x फॉर y जो स्लोप है, ये स्लोप किसका है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है ना। तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से भी देखते हैं, MRS x फॉर y इक्वल टू माइनस, अगर इधर y है और इधर x है तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx। ठीक है, तो इसी के बराबर हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, MRS x फॉर y
कि एक एडिशनल एक्स के लिए हम वाई को कितना सेक्रीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है ना, जबकि आइसो कॉस्ट लाइन जो है इसका स्लोप क्या होता है, अगर हम ऊपर में कैपिटल लेते हैं और नीचे में लेबर लेते हैं तो ये हो जाएगा W बाय, है ना, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट का है इस तरह से कि ये यहाँ पर कैपिटल हो गया, तो मतलब कैपिटल को हम लोग रिवार्ड में क्या देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और लेबर को क्या देते हैं, वेज। ठीक है, तो जो आइसो कॉस्ट लाइन का स्लोप जो होगा वो क्या हो जाएगा, W बाय L। ठीक है, नेक्स्ट डिमांड का क्या हो जाएगा, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, तो इसका हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो डाउनवर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज, है ना, कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जब होता है, पूरक वस्तु होते हैं, तो उसके केस में इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है। ठीक है, तो वो हमारा कैसा होता है, एल शेप होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमारा सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, बल्कि एक फिक्स प्रोपोर्शन में हम लोग यूज करते हैं। जैसे एक कप चाय में एक चम्मच चीनी, या फिर और बहुत सारा चीजें, है ना, तो यहाँ पर हम लोग दोनों को एक साथ प्रोपोर्शनल में यूज करते हैं, इसलिए ये क्या होता है, एल शेप। तो एल शेप जब होता है तो इसका मतलब कि हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट किस में नहीं करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, जिसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या हो जाता है, एक्स फॉर वाई इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, एक यहाँ 71 छूट गया था कि पी एक्स बाई पी वाई इज द स्लोप ऑफ, तो ये स्लोप किसका है, आइसो कॉस्ट लाइन का। ठीक है, कि अगर हम इस चीज को अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर x वस्तु है, ये y वस्तु है, यहाँ पर x वस्तु है, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, px बाय py। तो ये जो px बाय py जो है वो किसका स्लोप है, आइसो कॉस्ट लाइन, या फिर इसको यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, बजट लाइन बोलते हैं। जनरली हम लोग आइसो कॉस्ट, जो कॉस्ट का शब्द का यूज करते हैं वो प्रोडक्शन में करते हैं, और इसमें हम लोग बजट लाइन का प्रयोग करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग लिखने में हो रहा है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ गिवन गुड्स प्राइस इफेक्ट इज, है ना, जब गिवन गुड्स होता है तो प्राइस इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड लो लागू नहीं होता है ना। डिमांड लो क्या कैसा होता है कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ठीक है, मतलब कि डिमांड और प्राइस में दोनों में उल्टा रिलेशनशिप होता है या इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जबकि गिवन गुड्स में हमारा डिमांड लॉ लागू नहीं होता, मतलब उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो ये हो जाएगा हमारा किसा, गिवन गुड्स के केस में, और ये हो जाएगा नॉर्मल गुड्स के केस में। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स प्राइस इफेक्ट इज, तो देखिए जब हम लोग गिवन गुड्स बोलते हैं, है ना, जब गिवन गुड्स बोलते हैं, गिवन गुड्स, तो ये हमारा प्राइस से रिलेटेड होता है ना। दूसरा, अगर हम इंफीरियर या सुपीरियर बोलते हैं तो ये हमारा इनकम इफेक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्मल डिमांड लॉ जो होता है वो क्या होता है, दोनों के बीच नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। तो गिवन गुड्स में ये लॉ लागू नहीं होता है, लेकिन इनकम लॉ लागू होता है कि अगर इनकम बढ़ेगा तो आपका कंजम्पशन या फिर डिमांड भी बढ़ेगा। उसी तरह से जब हम इंफीरियर गुड्स का बात करते हैं तो यहाँ पर इनकम लॉ लागू नहीं होगा, कि मतलब कि हायर द प्राइस हायर द डिमांड या फिर कंजम्पशन, ये लागू नहीं होगा इंफीरियर गुड्स के केस में, जबकि इसका उल्टा होगा कि इनकम बढ़ेगा तो उस वस्तु का डिमांड जो है वो कम हो जाएगा, और जब इनकम कम हो रहेगा तो इस वस्तु का डिमांड बढ़ जाएगा।
जैसे कि नैनो और हुंडई कार में होता है, तो नैनो उसके सामने इंफीरियर हो जाता है, हुंडई आपका सुपीरियर हो जाता है, लेकिन स्टिल यहाँ पर प्राइस इफेक्ट काम कर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर प्राइस इफेक्ट जो होगा वो नेगेटिव ही होता है एज इट इज, जैसा कि थ्योरी में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट जो है कि पॉजिटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स और लग्जरियस गुड्स। ठीक है, बोलता है कि जो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है वो ज़्यादा होता है नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। तो जनरली इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है वो इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स को अलग करने के लिए किया जाता है। तो ज़्यादातर हम लोग क्या देखते हैं कि इंफीरियर गुड्स में हमारा, इंफीरियर गुड्स में और गिवन गुड्स, तो गिवन गुड्स में हमारा क्या होता है, इनकम लॉ लागू होता है, लेकिन सॉरी हाँ, इनकम लॉ लागू होता है लेकिन प्राइस लॉ लागू नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर आपका इनकम इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट ज़्यादा होता है, जबकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा नेगेटिव ही होता है ना। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। उसी तरह से इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है कि सब्स्टिट्यूशन गुड इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा और इनकम इफेक्ट कम होगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारा इनकम बढ़ जाता है इंफीरियर और सुपीरियर में, तो हम लोग तुरंत उससे बेटर क्वालिटी को ऑब्जर्व करते हैं या फिर परचेज करते हैं, जबकि गिवन गुड्स हमारा क्या होता है, इसको लो इनकम से रिलेटेड होता है। इसलिए अगर हमारा आय बढ़ भी जाता है तो हम कुछ देर उसको होल्ड करके रखते हैं, है ना। जब ज़्यादा इनकम बढ़ता है तब हम उस वस्तु को सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके प्रतिस्थापन वस्तु के साथ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि पॉजिटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और इंफीरियर गुड्स में क्या होता है कि इनकम इफेक्ट जो होता है ये भी नेगेटिव होता है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन नेगेटिव इनकम इफेक्ट। रीजन बिहाइंड गिवन गुड्स वुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय, है ना, मतलब कि गिवन गुड्स किसके थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, वो यूटिलिटी थ्योरी के द्वारा, है ना। विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पेमेंट इज इक्वल टू, मतलब जितना आप देना चाहते हैं, है ना, और वास्तव में जितना देना पड़ा है, दोनों को घटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस। जबकि ये सप्लायर सरप्लस जो होता है वो क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि इधर प्राइस हो गया, इधर क्वांटिटी हो गया डिमांडेड, ये डिमांड और ये सप्लाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये एरिया पूरा जो कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, कि कंज्यूमर यहाँ पर कहीं पर भी देना चाह रहा था लेकिन वास्तव में वो इक्विलिब्रियम प्राइस को पे किया, ठीक है। जबकि सप्लायर सरप्लस जो होता है या फिर प्रोड्यूसर सरप्लस भी कभी कभी बोलते हैं इसको, तो ये यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअल, ये इसका जस्ट उल्टा होता है कि वास्तव में कितना मिला, है ना, एक्चुअल पेमेंट माइनस विलिंगनेस टू सेल प्राइस या विलिंगनेस टू एक्सेप्ट बोलते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रोड्यूसर सरप्लस। और जबकि कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाता है, विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पेमेंट इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस।